नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए यादों का कारवा। लंबे पतले फूस की डंडियों से बनी रंग बिरंगी डलिया और तश्तरियां कितनी सुंदर लगती हैं। पीले हरे ये फूस जिनको जिस रंग में रंग दो उसी रंग के हो जाते हैं। काश मन भी इन फूसों की तरह होता। इसे जिस रंग में हम रंगना चाहते ये उसी रंग में रंग जाता, जिसका बनाना चाहते उसी का बन जाता। मन में छिपे दुखद एहसासों के घाव और उनके निशान अगर रंगों में रंग कर ढक सकते तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। हंसती खेलती कांदबरी के 7वीं के इम्तिहान अभी अभी गुजरे थे। आज दूसरा ही दिन था कि नानी आज इतवार के दिन घर आई थी। नानी जब भी आती थी तो बाहर गेट के पास आते ही एक आवाज लगाती थी, बिटिया, जिसे सुनकर कादम्बरी के मन में उमंग की लहर दौड़ जाती थी और वो झट से माँ के पास जाकर कहती, माँ उठो ना, देखो नानी आई है। माँ उठकर सबसे पहले आईने में देखती, कहीं उसके होठों पर लाली तो नहीं लगी या माथे पर बिंदी तो नहीं। वो माथे की बिंदी उतार कर कहीं किसी दीवार पर चिपका देती या आईने के किसी छोर पर चंद्रमा का एक टीका लगा देती। कादम्बरी ने जब से होश संभाला था माँ को ऐसा करते देखा था। कादम्बरी के पूछने पर माँ ने उसे एक दिन बताया था कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बेटियां माँ बाप के सामने श्रृंगार नहीं करती। ये भी एक संस्कार है। कादम्बरी के मन में सवाल आया, भला ये कैसा संस्कार है। माँ बाप के सामने श्रृंगार नहीं कर सकते, ये कोई जुर्म थोड़े ही है। माँ बाप से भी छिपाकर कोई चीज की जाती है। ज्यादा सवाल जवाब कादम्बरी नहीं करती थी माँ से। माँ के गुस्से के कारण कादम्बरी ने माँ से कोई सवाल तो नहीं किया, लेकिन ये सवाल एक कील की तरह कादम्बरी के मन की दीवार पर कहीं गड़ गया था। साथ ही एक भयानक एहसास की कील भी मन के किसी कोने में रह रह कर कभी टीस दे जाती थी, जिसको कादम्बरी ने मन से निकाल तो दिया था, लेकिन घाव भरे नहीं थे। याद अभी मिटी नहीं थी। उसके पास भी कुछ ऐसा था जो उसने चाह कर भी किसी से कहा नहीं था। कादम्बरी की नानी यशोधरा और माँ शांति दोपहर की उबासी लेते हुए एक दूसरे से अपने मन की बातें कर रही थी। तभी कादम्बरी मिठाई, चाय, नमकीन, पानी और खाने की और भी सब चीजें बड़ी सी ट्रे में रख कर ले आई। ट्रे देखकर माँ की भौहें कुछ तन सी गई, जिसे कादम्बरी ने भांप लिया था। लेकिन नानी प्रेम के आगे कादम्बरी ने माँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बातें हुई, खूब सारी बातें। नानी की गाय गौरी की बातें, उनके पट्टे पूत की बातें, नीम के पेड़ की बातें, नीम पर पड़े झूले की बातें। बातों के साथ साथ कादम्बरी नानी के घर के सुनहरे दृश्य याद कर रही थी। नानी ने माँ को बताया कि इसी लगन में माँ की बुआ की बड़ी बेटी प्रीता की शादी है और नानी चाहती है कि माँ और कादम्बरी उनके साथ शादी में जाएं। ये बात कादम्बरी ने नानी के लिए खाना लाते हुए पर्दों के ओट से सुनी और उसका मन एक अनदेखे गांव की कल्पना में खो गया। कल्पना से निकलकर जब कादम्बरी ने नानी के सामने खाने की थाली रखी और माँ का मुस्कुराता चेहरा देखा तो उसे यकीन हो गया कि हो न हो ये उसके शादी में जाने का इशारा था। कादम्बरी खुश थी कि वो एक ऐसे गांव जा रही थी जिसके बारे में नानी से कई बार सुन चुकी थी। अब बारी थी उस गांव को देखने की। शाम हुई और नानी चली गई। नानी का घर बहुत पास होने के कारण वो अक्सर ही कादम्बरी के घर आ जाया करती थी। कादम्बरी ने बचपन से अपनी माँ से ज्यादा अपनी नानी के साथ समय बिताया था। जब भी गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां होती, कादम्बरी अपने घर की खाने की चीजों को छोटी छोटी पोटलियों में भरना शुरू कर देती ताकि वो उन सब चीजों को अपने साथ नानी के घर ले जा सके। माँ को दीदी कहती थी और नानी को मम्मी। नानी को कादम्बरी के मुंह से मम्मी सुनना अच्छा भी लगता था, और लगे भी क्यों ना, इससे उनकी उम्र घटकर आधी जो हो जाती थी। शहरी कॉलोनियों के बीच बसा था कादम्बरी की नानी का कस्बेनुमा इलाका, झाबुआपुर, जिसे गांव की संज्ञा मात्र इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वो सरकारी कॉलोनियों से घिरा था। वहां खेत नहीं थे न गांव, जितने जानवर, लेकिन बाकी सब गांव था।
कादम्बरी का जन्म नानी के ही घर पर हुआ था। तब उसके माँ बाप यहीं उसकी नानी के घर पर मात्र 30 रुपए प्रति माह के किराए पर रहा करते थे। आमदनी बढ़ी और अपना घर बन गया। कादम्बरी माँ बाप और छोटे भाई के साथ अपने घर चली गई। घर बदल गया था, लेकिन कादम्बरी के लिए माँ तो आज भी नानी ही थी और माँ दीदी। लाल हरी फूस की डलियों में चावल, आटा, दाल और श्रृंगार का सामान रखा गया। शादी में जाने की सारी तैयारियां पूरी हो गई। इस तरह नानी, माँ और कादम्बरी की तिकड़ी चल पड़ी सरायखेड़ा गांव की ओर। वो गांव जिसके बारे में अब तक कादम्बरी ने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। कादम्बरी ने नानी की बातों में कई बार रामपुर, मानेसर, पुनहेरा जैसी तमाम जगहों के बारे में सुना था, जहां नानी के मायके और ससुराल वाले रहते थे। नानी के रिश्तेदारों के घरों के बीच दूरी बहुत कम थी। उनके अनुसार इस प्रकार कादम्बरी ने अंदाजा लगा लिया था कि अगर कोई जाना चाहे तो एक ही दिन में सबके घर का चाय पानी पिया जा सकता है। कादम्बरी को नानी की सब बातें अच्छी लगती थी। एक बात को छोड़कर, वो थी लड़कियों के बारे में गंदा बोलना, छिंटा कसी करना, जैसे फलाने की लड़की फलाने के लड़के के साथ भाग गई, फलाने की लड़की का चक्कर फलाने के लड़के के साथ है, जैसी तमाम बातें थी जो नानी और माँ के लिए सहज थी, लेकिन कादम्बरी के लिए भद्दी टिप्पणियां थी, क्योंकि स्कूल में उसकी जितनी भी सहेलियां थी, उनके घर का वातावरण इन सब बातों के बिल्कुल विपरीत था। नानी की बातों का अहम हिस्सा रहा करती थी ऐसी बातें जो कादम्बरी को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी उसको नानी पर बहुत अधिक गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि वो अभी छोटी थी। इन बातों से उसे कोई मतलब भी नहीं था। नानी की ऐसी फब्तियों और छिंटाकसी भरी बातों में रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला, और रास्ते में धूल भरी हवाओं के बीच में ही टेम्पो वालों ने हॉर्न बजाकर सबको उतार दिया। शांति ने कपड़ों से भरा एक बैग पकड़ा था, यशोधरा ने एक बड़ी डलिया सर पर रखी थी और कादम्बरी ने एक छोटा बैग कंधे पर टांग रखा था। आगे आगे कादम्बरी माँ और नानी पीछे थी। दोनों की बातें बदस्तूर जारी थी। यशोधरा कह रही थी, बिटिया बबलू बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है, 8वीं पास है। हम तो कहते हैं कि प्रीता के ब्याह में टाइम निकालकर बतिया लेना बुआ से। बात बन गई तो अगले साल लगन में कादम्बरी को भी निपटा दिया जाएगा। कादम्बरी भी अब सयानी हो रही है। अरे हम तो कहते हैं जब बिटिया जब 12 के पार हो जाए तो समझो कि बिटिया सयानी हो गई, और सयानी बेटी ज्यादा दिन घर में अच्छी बात नहीं। जमाना बड़ा खराब है और हम लोग ठहरे गांव वाले। शहर में शहरी जमीन पर घर बना लेने से हम शहर के तो नहीं हो जाएंगे। हमको अपने संस्कार और मान मर्यादा का ख्याल रखना होगा। बेटी बोझ बने इससे पहले ही उसको विदा कर दो, इसी में सबकी भलाई है। नानी की ये बातें सुनकर जैसे कादम्बरी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस नानी को वो जान से ज्यादा प्यार करती है और माँ से ज्यादा माँ मानती है, आज वो माँ ही उसको बोझ, पराया और न जाने क्या क्या कह गई। कादम्बरी की आंखें डबडबा गई और उसने आंसू की ओट में सामने दिख रहे धुंधले से गांव को देखकर नानी से कहा, अभी कितना सफर बाकी है? जवाब में नानी ने उसे बस एक कोस और कहकर दोपहर की कड़ी धूप में ठंडी आह भरी, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच का पुलिंदा बेटी के सामने जो रख दिया था। बेटी ने भी उस पुलिंदे को सहेज कर अपने मन के किसी कोने में जगह दे दी थी, और माँ की सोच पर हामी भरते हुए कुछ तनी सी भावों को ढीला छोड़ दिया था। नानी को थकान होने लगी थी। उन्होंने अपने सर का बोझ से भरी डलिया कादम्बरी के सर पर रख दिया और हल्की हो गई, लेकिन कादम्बरी का सर ऐसे बोझ से लद गया था जो उसकी उम्र और उसके वजन से बहुत ज्यादा था। कादम्बरी के दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा था, बबलू। ये कौन है, कैसा है जो अचानक कादम्बरी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था, ऐसा दुश्मन जिसे उसने कभी देखा नहीं था। कादम्बरी की गांव देखने की सारी उत्सुकता समाप्त हो गई थी। वो अभी इसी वक्त भाग जाना चाहती थी, वहां से दूर,
माँ से दूर, नानी से दूर, उस गांव से दूर, बहुत दूर। लेकिन वो नहीं जा सकी। उसे रोक लिया था किसी चीज ने, शायद वो चीज संस्कार रही होगी या कोई मजबूरी, बेबसी या लाचारी, जिसे संस्कार का रूप देना उसने माँ और नानी से ही सीखा था। आखिरकार वो दहलीज भी करीब आ गई, जिसे पार कर कादम्बरी को महसूस हुआ कि वो अचानक ही जवान हो गई। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। कुछ आंखें थी और कुछ बातें जो कादम्बरी को एक नई दुनिया का एहसास करा रही थी। यहाँ बहुत लोग ऐसे थे जिनके लिए वो होने वाली बहू के रूप में देखी जा रही थी। कादम्बरी ने अपने उस दुश्मन को भी देखा, जिसे वो रास्ते में गालियां देती हुई आई थी। उसे देखकर कादम्बरी को लगा कि वो तो भोला भाला मासूम सा लड़का था, जैसा कि उसकी क्लास में पढ़ने वाला उसका दोस्त प्रभात, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। न जाने क्यों आज कादम्बरी का दिल उस 16 साल के बबलू के सामने जाकर जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सब लोग बार बार कादम्बरी और बबलू को एक साथ किसी काम को करने को कहते, लेकिन कभी कादम्बरी मना कर देती तो कभी बबलू। 2 दिन बीत गए। शादी में एक ही दिन बचा था। घर में मेहमानों का जमावड़ा बढ़ने लगा। वहां हर वो मेहमान आने लगा जिसे कादम्बरी ने नानी के घर में या तो मामा मौसी के शादी में देखा था या किसी तीज त्योहार में। इन मेहमानों में एक मेहमान ऐसा भी था जिसे देखकर कादम्बरी के अतीत के एक पन्ने की स्याही में गर्माहट सी आ गई, और स्याह याद का एक टुकड़ा आंख की पुतली पर उभर आया, चंदन। हाँ, यही नाम था जिसे कादम्बरी कभी नहीं भूल सकी। यशोधरा के देवर का बेटा, माँ की मौसी का बेटा, यानी कादम्बरी के रिश्ते से उसका मामा। चंदन कादम्बरी से 5 साल बड़ा था, बहुत शैतान, उपद्रवी और चंचल। पैर कहीं टिकते ही नहीं थे। उसकी शैतानियों से तंग उसके माँ बाप ने कादम्बरी की नानी यानी चंदन के बड़े पापा बड़ी मम्मी के पास भेज दिया, जहाँ मिले कादम्बरी और चंदन। कादम्बरी के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी। वो जब नानी के घर गई तो उसको चंदन वहां मिला। अपने से 5 साल छोटी लड़की को बिटिया कहता था। कादम्बरी की उससे हमेशा लड़ाई होती रहती थी, शरारत जो इतनी करता था, लेकिन कादम्बरी के साथ कोई खेलने वाला नहीं था। यही सोचकर कादम्बरी उसके साथ खेल लेती थी। कादम्बरी बचपन के घर घर को चंदन के साथ खेलती रही, हंसती रही, यही सोच कि जब उसकी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो वो अपने घर चली जाएगी। उसको लौटना ही होगा अपनी स्कूल की दुनिया में, अपने माँ बाप के पास, अपने स्कूल के दोस्तों के पास। छुट्टियां बीत गई थी। कादम्बरी अपने घर आ गई थी। घर आकर कादम्बरी को चंदन की कुछ खास याद नहीं आती थी। बस याद आता था तो उसका मस्खरापन, मजाकिया अंदाज बोलने का, जो कपड़े पहनने का अटपटा सा ढंग, जिसे सोचकर अकेली बैठी कादम्बरी मुस्कुरा देती थी। जब उसे याद आता कि कैसे चंदन कभी कभी उसके साथ मजाक में कुछ ऐसा कर देता जो उसे हंसी नहीं गुस्सा दिलाता, कादम्बरी मन ही मन खिज उठती थी। लेकिन अगले ही पल की उसकी कोई भोली शरारत उसके मुस्काने की वजह बन जाती थी। समय बीतता गया ऐसे ही। सावन के दिनों में बरखा का पानी कब बरस जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इन दिनों में बच्चों के तो खूब मजे होते हैं। हफ्ते में एक रविवार के अलावा भी कभी अगर थोड़ी देर के लिए ही बारिश की बूंदें तेज हो जाती तो माँ बाप स्कूल नहीं जाने देते, या स्कूल खुद ही सार्वजनिक छुट्टी कर देते और रैनी डे की ये अकस्मात छुट्टी बन जाती फंडे। कुछ ऐसा ही हाल हुआ उस रोज। चौथी में पढ़ने वाली कादम्बरी स्कूल से लौट आई थी। रास्ते में उसने घर जाकर खुद के लिए कुछ फुर्सत के पलों में अपनी ही अलग दुनिया के कुछ गैर जरूरी कामों की लंबी ही फहरिस्त तैयार कर ली थी, जिनको घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मन ही मन दोहराया और सीधी किचन में माँ के पास जाकर छुट्टी की सारी राम कहानी बता दी। माँ को चमचमाती चूड़ियों और नए कलफ की साड़ी में देखकर जब कादम्बरी ने वजह पूछी तो पता चला कि माँ पिताजी के साथ नानी के घर जा रही है। नानी ने पूजा रखी है, इसलिए वहां पापा के साथ जा रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने कादम्बरी को बाहर की धुन
लेने भेजा तो पता चला कादम्बरी के नाना आए हैं और साथ में चंदन भी है, जो कादम्बरी की माँ को दीदी कहकर पुकारते हुए सीधे किचन में आ खड़ा हुआ। नाना ने आधी सुलग चुकी बीड़ी का कस मुंह से बाहर कर बीड़ी को कानपुरिया टायर के चप्पलों से यूं मसल दिया जैसे कोई अपनी किसी मात का बदला बेचारी निर्जीव सी चीज को खत्म कर लेना चाहता हो। चाय की चुस्कियों के साथ ही बातें हुई। बातों का सफर जब खत्म हुआ तो कादम्बरी के नाना, माँ और पिताजी नानी के घर जाने को तैयार थे और चंदन का मन था रुकने का, और जाने के लिए साधन भी नहीं था तो वो रुक गया। घर पर कादम्बरी, उसका छोटा भाई सुमित और चंदन ही थे। कादम्बरी अपनी गुड़िया के कपड़े सिलती रही, छोटा भाई सुमित और चंदन लूडो खेलते रहे। दोपहर की भीगी उबासी ने जब तीनों को थका दिया तो तीनों ने सोचा कुछ देर आराम कर लिया जाए। लेटे लेटे कहानियों और किस्सों का दौर चला। सुमित सो चुका था और कादम्बरी की आंखें भी मूंदने लगी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। कादम्बरी को याद आया कि छत पर माँ ने कपड़े फैलाए थे, जिनको उतार कर लाने को माँ कह गई थी। कादम्बरी उठी और कपड़े लेने चली गई। कपड़े लेकर आई। उसने कपड़ों को अलमारी में तहा कर रख दिया और उबासी की जमाई लेते हुए बिस्तर पर लेट गई। चंदन सोया नहीं था। वो शायद किसी इंतजार में था जो अब पूरा हुआ था। उसने कादम्बरी के करीब जाकर उसको कुछ इस अंदाज से छुआ जिससे 8 साल की कादम्बरी अनजान थी। लेकिन चंदन सब जानता था। कादम्बरी को यूं वो एहसास बुरा लगा कि उसका मन झुंझला गया, लेकिन वो मन के एहसास खुद में दबाए ही सिहर गई और आंगन में जाकर बाहरी छज्जे पर टिक गई। चंदन किसी खेल में हारे सिपाही सा भीतर कमरे में पड़ा रहा। बारिश की बूंदों की खन खन बंद हो चुकी थी, लेकिन कादम्बरी के मन में सवालों की घंटियां बज रही थी। होंडा गाड़ी का सायरन भी बज उठा। माँ और पिता आ गए। पीछे से नाना भी, जो पूजा का ढेर सारा प्रसाद और खाने की चीजों से भरी एक बड़ी कांसे की डलिया लाए थे, जिस पर गुलाबी रंग की सूती धोती का टुकड़ा बांधा था। शायद नानी ने इस बार इस धोती को फाड़कर टुकड़े कर दिए होंगे ताकि सबके घर जाने वाले सामान को कोई देख न सके। नाना के साथ चंदन भी चला गया। ऐसा कुछ था जो पहली बार हुआ था, जिसे वो खुद नहीं समझ पाई थी और किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकी थी। छुट्टियां बीत गई और इसी तरह बीत गए बरस, कई बरस। लेकिन चंदन कादम्बरी एक दूसरे से नहीं मिले। एक रोज माँ के गांव का चंदन के साथ कोई आया था, जो ये बता रहा था कि चंदन की शादी तय हो गई है। कादम्बरी चाय की ट्रे लेकर सामने खड़ी थी, एक टक चंदन को देखती हुई, और चंदन नजर चुराए झूठी हंसी में अपनी दीदी से बातें कर रहा था। अपनी शादी की बातें, दहेज की बातें, अपने मजदूरी के काम में मिलने वाली 100 रुपए दिहाड़ी की बातें। कादम्बरी की आंखों में चंदन के साथ बिताया हर लम्हा तैर गया। एक आवाज से लम्हों की रेल रुकी। बिटिया। चंदन की आवाज थी। उसने कादम्बरी को पुकारा था, बिटिया शादी में जरूर आना। इस बुलावे को कादम्बरी ने सिर से नकार कर कह दिया, नहीं आ पाऊंगी, स्कूल छूट जाएगा। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन कादम्बरी किसी से कुछ न कह सकी, पता नहीं क्यों। वक्त ने नन्ही कादम्बरी के दिल पर कुछ ऐसा लिख दिया था जिसे कादम्बरी चाह कर भी मिटा नहीं पाती थी। बस कुछ सोचकर खुद पर ही अकेले में हंस दिया करती थी और पलके थरथराते होठों के साथ भीग जाती थी। अचानक एक आवाज आई जिसने कादम्बरी को अतीत से वर्तमान की जमीन पर पटक दिया। सामने चंदन था। कादम्बरी, बिटिया कैसी हो? कब आई? 2 सवाल, दो आंखें और 2 इंसान। कादम्बरी अपने अंतर्मन की गहराइयों में जवाब खोज रही थी। पल भर के लिए सब धुंधला हो गया। आंखों से गिरी ओस ने सब हरा कर दिया। साफ आंखों से जब कादम्बरी ने देखा तो चंदन दूर किसी और से बात कर रहा था। कई सवाल थे, पर कादम्बरी किससे पूछती, क्या पूछती? कादम्बरी कहीं और जाने के लिए उठी तो कुछ औरतों ने रोक कर उससे पूछताछ शुरू कर दी। खाना बना लेती हो या नहीं? ये आता है, वो आता है, जैसे कई सवाल थे।
बार बार बबलू और कादम्बरी को साथ किसी काम को करने को कहा जाता। रात के जगमगाहट में हर काली बात छिप गई। रात आई, बारात आई, शोर हुआ, मन का सन्नाटा थम गया। रस्में हुई, फेरे हुए, चंदन के चेहरे पर एक अनजना सा डर था जिसको कादम्बरी ने भांप लिया था। 2 दिन की मुलाकात में वो कादम्बरी से दूर दूर ही था। शादी सजावट, कई चेहरे और कई चेहरों पर लटका एक नई नकली मुखौटा जिसे कादम्बरी ने करीब से महसूस कर लिया था। कितनी औरतें, लड़कियां, बच्चियां, जिंदा जिस्म, मुर्दा एहसास, बढ़ती उम्र, घटती जिंदगी, घुलते अरमान, घुटती सांसें। हर चेहरे में कादम्बरी ने अपने उसी घाव का एहसास पाया जिसकी टीस वो अब भी अपने शरीर ही नहीं आत्मा पर भी महसूस किया करती है। उसको लाया गया था यहाँ इसी जमात से मिलाने, उसमें शामिल करने की बात पक्की करने। बारात विदा हो गई, मेहमान जाने लगे। चंदन कब गया कादम्बरी को पता नहीं चला। बीते चंद दिन कादम्बरी को बहुत कुछ ऐसा दे गए जिसकी परतों को वो अब अपने साथ ले जा रही थी सदा के लिए। कादम्बरी वापस अपने घर जाने के लिए माँ और नानी के साथ वैसी ही धूल उड़ाने वाली एक जीप में बैठ गई जिसमें आई थी। उसके साथ कुछ और लोग भी बैठे, नानी के ही रिश्तेदार थे। उनको रास्ते में उतरना था। जीप चल पड़ी और प्रीता मौसी का घर पीछे कहीं दूर छूटता गया। साफ चल पड़ा यादों का कारवां। कादम्बरी की आंखों में उभर आए आंसुओं को देख नानी ने पूछा कि किसको याद करके रो रही हो बिटिया। कादम्बरी के पास कोई जवाब नहीं था। ये आंसू याद करके नहीं, कुछ भूलने की कोशिश में आ गए थे। कह देने की जो ज्वाला उसके मन में कभी कभी जल उठती थी अब उसकी राख भर बची थी। मन और सुलगता धुआं आंखें जला रहा था। कादम्बरी ने जिस सोच को भूलने के घूंट हलक के नीचे उतारे वो बिल्कुल पीसे हुए उन नीम की पतली डंडियों की तरह लग रहे थे जिनको रोज ही माँ को उसके पिताजी यह कहकर पीने को देते थे कि इससे शरीर के कई रोग मर जाते हैं। उस जूस को एक बार कादम्बरी ने मजाक में पीने की कोशिश की थी। उसका कसलापन आज जेहन में ताजा हो गया था। इस घूंट के साथ कादम्बरी सोच में डूब गई। काश कोई नीम होती जो मन के रोगों को मार देती, याद के उन कतारों को मिटा देती जो अनायास ही आंखों से बरस पड़ते हैं बिना कुछ कहे, और हम बहते उन आंसुओं को वैसे ही छिपा लेते हैं जैसे माँ नानी के आने पर अपनी बिंदियां छिपा लिया करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।